Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. I am Vikas Wag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jhajjar. So today we will be studying Chapter 1, that is Computer Fundamentals. Outline of Lecture 1 is Concept of Data and Information, Components of Computer, Hardware, Software, Input Devices, Output Devices, Memory and CPU. What are the components of CPU? Memory and storage devices. So what is data? Data is representation of raw facts or observations. Data is represented with the help of alphabets, numbers, special characters. Data has no meaning and context. Data is measured in bits and bytes. So let's take some examples. Now we say 10. 10 is what is 10? 10 is a number. So we can represent data in the help of numbers. हमने कहा कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट से, नंबर से, स्पेशल कैरेक्टर से. तो 10 क्या है हमारा नंबर. लीटर क्या है हमारा अल्फ़ाबेट्स है. इसमें रेड में क्या है अल्फ़ाबेट्स हैं, बट दे हैव नो मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10? 10 का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसको हम किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं करेंगे. लीटर क्या? लीटर इज नथिंग. वी नो द लीटर इज ए मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स. वी कैन measure the quantity of liquids in the liters, but it has got no meaning till now. Red can be anything. It is a color. It could be name of somebody. So we don't know that. तो जब तक इसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, इट इज कॉल्ड डेटा. ये है फोटो में देखो 0101. इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट दीज कैन बी स्टोर्ड इन द बिट्स एंड बाइट्स. नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन. When data are processed, interpreted, organized, or presented to make them useful and meaningful, then it is called information. Data arranged in useful and meaningful form is known as information. So data has no meaning, but information has meaning. Information depends on data. Information is derived from data. Information has meaning as well as context. Let's take an example. 2 लीटर, ये क्या हुआ? डेटा. केवल 2 लीटर क्या है हमें नहीं पता. 2 liters of milk. Now we can say it has got both context as well as meaning. Now we can understand 2 liter दूध, 2 liters of water, 2 liters of any other liquid. So it is an information. But simply saying 2 liters or only liter or only 2 has no meaning. It is just data that is we can only store, but that is has no meaning. Now what is data processing? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग. जब हम जैसे हमने लीटर था उसको कन्वर्ट किया 2 लीटर ऑफ मिल्क, नाउ इट बिकम इंफॉर्मेशन. हमने रेड था उसको हम लिखते हैं कलर ऑफ एप्पल इज रेड, नाउ इट बिकम इंफॉर्मेशन. सो व्हेन वी कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग. नेक्स्ट टर्म इज नॉलेज. Knowledge refers to relevant and objective information gained from experience. It is gained from fundamentals and experiments. एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी. इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड. बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है. कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, होता है तो हमेशा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंफॉर्मेशन. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. इट इज़ वेरी हॉट व्हेन टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री होता है तो बाहर गर्मी होती है. सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपीरियंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम. ये मैं कैसे पता चला कि 40 डिग्री टेम्परेचर होने पे गर्मी होती है? हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स वी लर्न, हमने देखा कि हाँ जब भी टेम्परेचर 40 से ऊपर होता है या उसके पास होता है तो गर्मी होती है, और जब टेम्परेचर 5 डिग्री या 10 डिग्री के पास होता है तो सर्दी होती है. तो हमने क्या सीखा? एक्सपेरिमेंट से, फंडामेंटल से, हमारे ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस से. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. डेटा इज अनऑर्गेनाइज रॉ फैक्ट्स. अनऑर्गेनाइज कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं. हम लिखें लीटर टू मिल्क, इट हैज गॉट नो कॉन्टेक्स्ट, नो ऑर्गेनाइजेशन. दैट नीड प्रोसेसिंग विदाउट विच इट इज सिमिलरली रैंडम. हम कुछ भी रैंडमली 5 वर्ड लिख दिए, कोई मीनिंग नहीं है, बट दैट इज डेटा. बट व्हेन वी प्रोसेस द डेटा in organized form, when we say 2 liter of milk, it is information. It has got context. It can be understandable by humans. Data is an individual unit that contains raw material which does not carry specific meaning. So
so it is meaningless. Information has meaning because it is collectively group of data. Data doesn't depend on information. डेटा किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो सिंपली कुछ भी हैं, वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, ऑल दीज आर डेटा. बट इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा बिकॉज डेटा कलेक्टिवली फॉर्म क्या करेंगे, एक इंफॉर्मेशन. डेटा को मेजर करते हैं बिट्स एंड बाइट्स में. इंफॉर्मेशन मेजर्ड इन टाइम, क्वांटिटी, कि हमें 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन. कि हमें 10 किलोमीटर पैदल चलने में 1 घंटा लगता है, 10 किलोमीटर बाइक पे जाने में 5 मिनट लगती हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन कैन चेंज. एग्जाम्पल देखते हैं डेटा का. जब हम लिखते हैं 10, टॉम, लीटर, इनका कोई मीनिंग नहीं है. बट व्हेन वी से 10 रुपीज, इट हैज गॉट मीनिंग. नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ करेंसी. टॉम इज एन कूल गाय. टॉम मतलब कोई लड़का है, इट कुड बी गर्ल आल्सो. 2 liter of milk. Now liter is meaningless, but 2 liter of milk is meaningful. Now next is information technology. Most people consider the computers and information technology similar or interchangeable. In fact, information technology is much more than computers. So what is information technology? Information technology can be defined as problem solving activities involving creation, storage and dispersal of information. केवल इंफॉर्मेशन डेटा क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन क्रिएट करना नहीं, उसको स्टोर करना नहीं, उसको आगे फैलाना भी, मतलब आगे दूसरों को भेजना, शेयर करना. सो इट इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. कंप्यूटर्स में क्या था, केवल कंप्यूटर्स, लेकिन उसको हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ दिया, हमें इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया. प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं हम, कैसे, कोई पोर्टल बना दिया, कोई वेबसाइट बना दी, उसमें हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं. और केवल कंप्यूटर होगा तो वो तो स्टैंड अलोन काम करेगा. लेकिन हमने क्या किया, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके एक सोल्व किया हमने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट कर दिए. नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मच मोर देन सिंपल कंप्यूटर्स. नाउ व्हाट इज कंप्यूटर? दिस इज वेरी सिंपल टर्म दैट यू मस्ट हैव heard in your school times. So definition will be same. Computer is an electronic device which helps in storage of data and processing of information based on instructions provided by users. So whatever computer will do, it will be decided by users. So whatever the instruction we will give to computer, it will do the task accordingly. Computer as a system has ability to accept, ये input लेगा, execute programs execute करेगा, and perform mathematical and logical operations. तो मैथमेटिकल में लॉजिक्स और अर्थमेटिक दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इसमें हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर होता है. हार्डवेयर क्या होता है, जिस भी चीज़ को हम टच करके, फील करके, महसूस कर सकें, दैट इज हार्डवेयर. सो ऑल दीज आर कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मेमोरीज, केबल्स, कीबोर्ड, माउस. हैव यू एवर टच द विंडो मीडिया प्लेयर? नो. You can only touch keyboard, mouse, touch screen, but not the window media player. Softwares इसको हम टच नहीं कर सकते, but we can work with them. Software includes programs stored on physical media such as hard disk, optical disk, flash memory, floppy disk. तो जो हमारे स्टोरेज में स्टोर होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. It could be data also, but softwares are stored only on some storage device. They are not physically available to us. उसको हम टच नहीं कर सकते, उस जेब में डाल सकते, ठीक है. उसको हम पेन ड्राइव में डाल सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं, सीडी में डाल सकते हैं, बट वी कैन डायरेक्टली पुट इन आवर पॉकेट्स. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के मेन थ्री कंपोनेंट्स हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो कैसे जाएंगे, इनपुट यूनिट के थ्रू. फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, वो कैसे करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू. और फाइनली में क्या मिलेगा, आउटपुट. जैसे हमने कुछ क्लिक किया, उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, कोई एक्शन होता है. हमने राइट क्लिक किया तो ऑप्शन आ जाएंगे, नॉर्मल क्लिक किया तो कोई फाइल ओपन हो जाएगी. ऑल दैट इज इनपुट. और जो हमें आउटपुट में दिखाई दे रहा है क्या है, वो फाइल खुल गई, कोई मीडिया फाइल थी प्ले हो गई, वीएलसी प्लेयर खुल गया, ब्राउजर स्टार्ट हो गया हमारा. ऑल दैट इज आउटपुट. आउटपुट कहाँ भी दिखता है हमें, मॉनिटर पे, या हमने कोई प्रिंट कमांड दी, हमारे पेपर प्रिंट होकर निकल गई. हमने कोई म्यूजिक चलाया, स्पीकर से साउंड आ रही है, दैट इज आउटपुट. सारा कैसे किया हमने, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, टच स्क्रीन भी कर सकते हैं यूज हम उसके लिए. सो दिस इज अ फ्लो ऑफ कंप्यूटर. इनपुट मिलेगा, देंगे हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा और हमें फाइनली
आउटपुट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज सिंगल चिप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीपीयू। व्हेन वी से सीपीयू, इट इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट हैज फर्दर कंपोनेंट्स, यू विल स्टडी इन नेक्स्ट स्लाइड्स। इसको हमने सभी कंपोनेंट्स को एक ही चिप में डाल दिया, उसको हमने बोल दिया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो मीन्स स्मॉल, प्रोसेसर मीन्स प्रोसेसिंग समथिंग दैट कैन प्रोसेस, दूसरों जो प्रोसेस करेगा। ये हमारा एग्जांपल है, एक इंटेल कोर i9 का प्रोसेसर है जिसकी चिप में दिखा रखी है फोटो में। CPU इज कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। कंपोनेंट्स ऑफ CPU, कंपोनेंट्स क्या है इसके? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। साइड में इसका ऑर्गेनाइजेशन दिखा रखा है कि कैसे ये प्लेस्ड होते हैं। तुम्हारा क्या था, कंप्यूटर क्या था, हमें 3 कंपोनेंट थे, इनपुट यूनिट, CPU, आउटपुट यूनिट। उनको हमने सीक्वेंस में रख दिया। दिस इज इनपुट यूनिट, इसमें क्या होगा, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, ऑल दिस। आउटपुट यूनिट में क्या होगा, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स भी हो सकते हैं। ये CPU को फर्दर हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो तीनों यूनिट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो हम इनको 1 बाय 1 आगे स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम ALU पे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। डेटा पे हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी, यूजर से। इट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, ऑल दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होंगे हमारे, नोट, एंड, और, एक्सोर, नोर एंड नैंड। एक एग्जांपल देखते हैं, C इज इक्वल टू A प्लस B, तो इसको क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगी, इसको फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देगी। तो इसमें A B क्या होंगे हमारे ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस क्या होगा हमारा ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एंड आउटपुट कहाँ पे हमारा स्टोर होगा फाइनली C में। सो कोई भी इनपुट देंगे तो उसका एक कोरस्पोंडिंग आउटपुट भी होगा, तो आउटपुट कहाँ पे स्टोर हुआ हमारा C में, इनपुट कहाँ पे लिया हमने A और B में। ठीक है, एक CPU कैन कंटेन मोर देन 1 ALU, एक CPU में एक से ज़्यादा ALU यूनिट भी हो सकती हैं। नो सेकंड यूनिट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन एंड आउट ऑफ मेमोरी एंड CPU। तो मेमोरी से कुछ भी डेटा मतलब इनपुट लेंगे हम, आउटपुट लेंगे, या CPU में इनपुट जाएगा कुछ भी, या वहाँ से आउटपुट आएगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाई कंट्रोल यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है हमें। इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा, इंटरप्रेट्स उसका मतलब निकालेगा, और डायरेक्ट द ऑपरेशन टू कंप्यूटर, और कंप्यूटर को CPU को हमारा डायरेक्ट करेगा कि परफॉर्म दिस एक्शन। इट कम्युनिकेट्स विद द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट्स। कोई भी हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, सारा कैसे कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट। इट डज नॉट स्टोर एंड प्रोसेस एनी डेटा, ये कुछ भी स्टोर और प्रोसेस नहीं करता, ये केवल दूसरों को इंस्ट्रक्शन देता है, दूसरों को कंट्रोल करता है केवल। कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ALU। अगर हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। तो इट इज ए टोटल ओवरऑल मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी को मैनेज कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारी है मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। इट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर यूनिट्स वेर एवर डेटा इज नीडेड। जहाँ भी डेटा की जरूरत होगी वो कहाँ से मिलेगा हमें, मेमोरी यूनिट में, क्योंकि कुछ भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगी। स्टोर कहाँ होगी, केवल मेमोरी में। मेमोरी यूनिट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको हम रैम बोलते हैं, द मोस्ट फेमस वर्ड। साइज ऑफ रैम अफेक्ट्स द स्पीड, पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटेशन। जितनी हमारी रैम ज़्यादा होगी उतनी हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, मेन मेमोरी यूजुअली स्मॉल एंड वेरी फास्ट। मेन मेमोरी बहुत कम होती है लेकिन बहुत फास्ट होती है। ऑल द वर्किंग इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा कंप्यूटर रनिंग के टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शन जरूरत होंगी सारी कहाँ स्टोर होंगी, मेन मेमोरी में। इट में आल्सो कंटेन रजिस्टर्स एंड कैशे मेमोरी फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इसमें कैशे मेमोरी लगाते हैं, हम रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं, विच आर इवन स्मॉलर बट मोर कॉस्टली एंड मोर फास्ट। तो एक चीज़ कॉमन है सबके लिए मेमोरी के बारे में, जितनी फास्ट होगी उतनी महंगी होगी और उतना ही साइज में हम कम यूज करेंगे उसको, क्योंकि कॉस्टली है तो कम क्वांटिटी में यूज कर पाएंगे उसको, कम क्वांटिटी परचेज करेंगे हम, मोस्टली बात है। तो मेमोरी यूनिट में क्या होगा हमारा,
सारा डेटा जो भी सिस्टम में स्टोर हो रहा है, जो भी कुछ भी अगर कंट्रोल यूनिट को डेटा चाहिए वो कहाँ से आएगा, रैम से, और आखिरी में प्रोसेस हो गया आउटपुट आएगा आएगा कहाँ पे, वो भी रैम में आएगा। ऑल दैट इज कंट्रोल्ड बाई कंट्रोल यूनिट। ठीक है। नाउ वर्किंग ऑफ सीपीयू। पर्पज ऑफ सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन मेन मेमोरी बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग टास्क। कुछ भी एक्शन परफॉर्म होंगे सारे कहाँ पे होंगे, मेन मेमोरी में। फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी को जब हम बोल रहे हैं तो ये है मेन मेमोरी, दैट इज रैम, वहाँ से इंस्ट्रक्शन फैच होगी। इंटरप्रेट द फैच इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन व्हाट इज नीडेड। अब इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, उसमें उसको पता करना है कि क्या क्या इसको जरूरत है, इसकी व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। फैच डेटा आइदर फ्रॉम मेन मेमोरी और इनपुट डिवाइस। अब जो भी डेटा उसको चाहिए वो कहाँ है, मेन मेमोरी में है या किसी इनपुट डिवाइस से मिलेगा, या तो हम डायरेक्टली कोई हमारा इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर्ड हो किसी फाइल में तो वहाँ से रीड करनी है, या हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है, माउस से इनपुट लेना है। ठीक है। देन परफॉर्म द अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स m इज इक्वल टू k इंटू एन। तो सेकंड पॉइंट हमारा है इंटरप्रेट द फैच्ड इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन व्हाट इज नीडेड। जरूरत किस चीज़ की हमें, स्टोरेज ऑफ 3 मेंबर्स m k n, 3 के लिए वैल्यूज़ हैं, k की वैल्यू कहाँ से आएगी, n की वैल्यू कहाँ से आएगी वो पता करना है। उसके लिए डेटा फैच करें मेन मेमोरी से। उसके बाद परफॉर्म करें एक्शन, क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ k एंड n, एंड राइट डेटा टू मेमोरी और आउटपुट यूनिट। और फाइनली डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, m को जो लोकेशन मिली है कहाँ से पता चले थे वो, सेकंड पॉइंट में हमने डिटरमाइन किया था कि m और k और n तीन में वेरिएबल्स हैं जिसको हमें स्टोर करना है मेमोरी में, उसकी में लोकेशन पहले से पता थी, तो राइट कहाँ वो डेटा m लोकेशन पे। सिमिलर ये कोऑपरेशन है हमारा। इसमें क्या कर रहे हैं हम केवल दो वेरिएबल्स के लिए मेमोरी ब्लॉक कर रहे हैं, k और n के लिए। हमने क्या किया, k और n को मल्टीप्लाई किया और उसकी को कहाँ स्टोर कर दिया, k पोजीशन पे, दैट इज ओवर राइटिंग ऑफ मेमोरी। हमने k पोजीशन पे वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया, नई वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आई। सो दिस इज द फ्लो ऑफ वर्किंग ऑफ सीपीयू। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी इज नेसेसरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो नेसेसरी मीन्स it is must part. There are mainly two types of memory in computer, primary memory and secondary memory. Memory is mandatory, but primary memory is mandatory or secondary, we will come to know. Primary memory includes ROM and RAM. जब प्राइमरी हो गया तो मतलब कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेज लाइक HDD, SSD, compact disk and other like pen drive, memory cards, all these. These are optional. So secondary means it may be available, may not be available, but computer will work. So primary is mandatory, secondary is optional. प्राइमरी मेमोरी, रैम। ये देखिए फोटो है रैम का, एक ऐसी रैम होती है हमारी। द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन रैम कैन बी एक्सेस्ड इन रैंडम मैनर। नाम में लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस, तो आप इसको रैंडमली कहीं से भी, आप किसी भी पार्ट से इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर नीडेड। इट इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि वेरी फास्ट है। इट इज़ वेरी फास्ट एंड क्विक बट रिक्वायर्स पावर टू रन। लेकिन इसको पावर की जरूरत पड़ती है। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मीन्स इट कैन रिटेन द मेमोरी और डेटा, इट कैन रिटेन द डेटा ओनली व्हेन इट इज़ इन पावर मोड। जब तक इसको पावर मिलती रहेगी, हमारा कंप्यूटर जब तक ऑन रहेगा तब तक इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने स्विच ऑफ किया, सारा डेटा इसमें से इरेज हो जाएगा। विच एवर डेटा इज नीडेड टू बी प्रोसेस्ड इमिनेंटली इज मूव टू द रैम। हमें कुछ भी डेटा की जरूरत होती है सबसे पहले हम मूव करते हैं उसको सेकंड स्टोरेज से रैम में। इट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू। इससे हमारी जो सीपीयू की प्रोसेसिंग है वो इम्प्रूव होती है। क्यों, क्योंकि बहुत फास्ट मेमोरी है, फटाफट सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कराएगी, वहाँ से आउटपुट मिलेगा, फटाफट वो सेव कर लेगी। तो इससे क्या है, सीपीयू को जो वेटिंग टाइम है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। विच एवर डेटा बिकम्स आउट ऑफ यूज इज देन मूव टू सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने MS वर्ड में कुछ फाइल टाइप, लाइन्स टाइप की, एक लाइन टाइप की, दो लाइन टाइप की, तो क्या सारा डेटा हमारा रैम में स्टोर है अभी। लेकिन जैसे ही हमें लगा कि हाँ और फाइल वर्क इज कंप्लीट, फाइल क्लोज करते हैं, तो क्या होगा, फाइल सेव हो जाएगी हमारी सेकंड स्टोरेज में और रैम से उसका डेटा इरेज हो जाएगा। रैम फ्री हो जाएगी दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए, दूसरा कोई प्रोसेस हमें स्टार्ट करना उसके लिए।
Types of RAM: DRAM, dynamic RAM. Dynamic RAM is the most commonly used RAM in computers. Unlike earlier times when computers used to use single data rate RAM, ठीक है, नाउ वी हैव डुअल डेटा रेट, मीन्स इसकी स्पीड डबल होती है कंपेयर टू अर्लियर रैम्स विच हैज़ फास्टर प्रोसेसिंग एबिलिटी. अब इसमें वर्जन अवेलेबल हमारे पास DDR2, DDR3, DDR4. हर वर्जन के हिसाब से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. DDR2 रैम्स पहले होती थी, वो कम एफिशिएंट थी. उसके बाद DDR3 आई या 4 आई हैं, इवन उसका 5 भी आ चुकी हूँ. द कैपेबिलिटी ऑफ DRAM विद ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड. तो हमारा हार्डवेयर है वो हमें चेक करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहले कि हमारा इस हार्डवेयर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो पाएगा नहीं हो पाएगा. सो सिमिलरली हमें DRAM को ऑपरेटिंग सिस्टम से चेक करना पड़ेगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सी DRAM को सपोर्ट करता है. DDR2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा या स्टैटिक SDR RAM को करेगा. तो उसको वी मस्ट चेक दैट. सेकेंड टाइप इज SRAM, स्टैटिक रैम. इट इज़ मच फास्टर देन डायनेमिक रैम एंड देयरफॉर मोर एक्सपेंसिव. तो जितनी फास्ट होगी उतनी एक्सपेंसिव होंगी चीज़ें. SRAM डजंट नीड टू बी पीरियडिकली रिफ्रेश्ड. इसमें रिफ्रेशिंग नहीं करनी पड़ती बार बार हमें. रिफ्रेशिंग क्या उनसे लिखा हुआ बाद में दिखाएंगे आपको. देयरफॉर इट इज कॉमनली यूज एज डेटा कैशे विद इन द CPU एंड इन हाई एंड सर्वर्स. मतलब इसमें डेटा हमने डाल दिया, दैट विल रिमेन इन द सेम स्टेट. उसको बार बार आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, वो मेमोरी बार बार डेटा को लूज नहीं करेगी. ठीक है. इट हेल्प्स इन स्पीड इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर. इससे क्या होगा, हमारी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है SRAM से और ज़्यादा. मेमोरी रिफ्रेश प्रोसेस क्या होता है? मेमोरी रिफ्रेश इज द प्रोसेस ऑफ पीरियडिकली रीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एरिया ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड इमीडिएटली रीराइटिंग द रीड इंफॉर्मेशन टू सेम एंड विदाउट मॉडिफिकेशन. एक पर्टिकुलर चीज़ को जैसे हम बोलते हैं यार कुछ बात याद दिला देना मेरे को, बार बार बोलते हैं याद दिला देना, उससे क्या है हम रिफ्रेश कर रहे हैं अपनी मेमोरी को. तो DRAM में क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद डेटा को सेम डेटा को बार बार रीलोड करती जाती है. उससे क्या होता है, ओवर हेड बढ़ रहा है हमारा. ओवर हेड मतलब बिना बात का काम कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए हम, क्यों बार बार उसी चीज़ को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं. हमारी पावर वेस्टेज हो रही है और हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो रही है. स्टैटिक रैम में क्या है, एक बार डेटा आ गया तो आ गया, अब उसको जब तक हम इरेज नहीं करेंगे वो वहीं पे रहेगा, बार बार हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे एग्जांपल में दिखा रखा है, बार बार क्लिक करके मैं सेम चीज़ को रिमाइंड कर रहे हैं, रीलर्न कर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं. तो दैट इज मेमोरी रिफ्रेश. रीड ओनली मेमोरी रोम. डेटा रीड ओनली मीन्स वी कैन नॉट राइट डेटा टू दिस मेमोरी. इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, चिप टाइप में होती है ये. डेटा कैन बी रीड नॉट रिटर्न टू इट. इट इज़ ए फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी. ये फास्ट है, फास्ट मतलब कॉस्टली होगी. इट इज़ नॉन वोलेटाइल. रैम क्या थी हमारी, वोलेटाइल मीन्स जैसे उसमें हम स्विच ऑफ करेंगे, उसको पावर से डिस्कनेक्ट करेंगे, उसमें से सारा डेटा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसमें एक बार डाटा में डाल दिया तो उसमें रिटेन रहेगा इवन आफ्टर पावर इज स्विच्ड ऑफ. It usually contains the bootstrap code which is required for the computer to interact with the hardware systems and understand its operation. तो रोम में क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए बूटस्ट्रैप बूटिंग के टाइम पे जैसे हम पावर बटन दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, तो उसको नहीं पता कि क्या उठाना है, उसको क्या करना है, क्या एक्टिवेट करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है. तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखते हैं हम सारे, वो सारे इंस्ट्रक्शन हम रोम में स्टोर कर देते हैं. तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होगा दैट विल रीड द डेटा फ्रॉम द रोम एंड स्टार्ट चेकिंग द हार्डवेयर कि कौन से हमें कंपोनेंट्स हैं, सारे अवेलेबल हैं नहीं है. उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शन अपलोड करनी है, सेकेंडरी मेमोरी में से कहाँ से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, सारा प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हमारी विंडो स्टार्ट हो जाएगी. इन सिंपलर डिवाइसेज देयर इज रोम इन इज फर्मवेयर डेटा इज स्टोर्ड टू गेट देम फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द नीड. जैसे हमारा एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं, इसमें बोलते हैं रोम 8 GB रोम है, इसमें 32 GB रोम है, 64 GB रोम है. बट क्या है उसमें हम क्या है फर्मवेयर डेटा, मतलब जो हमारा एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर करते हैं. ठीक है, क्योंकि दैट इज रीड ओनली. जब भी हम उसको रीसेट करेंगे फ़ोन को तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन है वहाँ पे जाके हमारा फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा दोबारा, क्योंकि उसको हम चेंज तो कर नहीं रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अपडेट कर रही हमारी अलग मेमोरी स्टोर हो रही है, लेकिन हमारा जो मेन फर्मवेयर स्टार्टिंग में जो आया था हमारे साथ में उस वर्जन पे वो इंटेक्ट रहेगा, क्योंकि उसको हम राइट चेंज नहीं कर सकते, दैट इज रीड ओनली. लेकिन जब हम रीसेट करेंगे तो बाकी सारा मेमोरी हमारी इरेज हो जाएगी, वो इनिशियल डेटा हमारा उसको दोबारा वहीं से फ्रेश स्टार्ट कर देगा सिस्टम को हमारे को. नाउ कम्स टू सेकेंडरी मेमोरी.
It is physically placed or located inside a separate storage device which is then connected to the computer. तो ये आपके कंप्यूटर से बाहर भी लगी हो सकती है और कंप्यूटर में भी हो सकती है। तो कंप्यूटर, लेकिन ये आपके जो मदरबोर्ड है उससे बाहर होगी। तो इट इज प्लेस्ड इनसाइड ए सेपरेट पार्ट ऑफ द योर कैबिनेट। SSD and SSD are most commonly used secondary memory devices. SSD हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव। These are most commonly used secondary storage. They are not as expensive as RAM and ROM. They are reasonably priced. RAM और ROM जितनी महंगी नहीं होती। क्यों? इनकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। The read and write speed is also comparatively lower. स्पीड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। Since it is separate device altogether, it can preserve data that is saved inside it without the need of power. So non-volatile in nature. ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, इसमें आप डेटा स्टोर कर दिया तो आपको अब उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। इसको पावर की जरूरत नहीं है। पावर की जरूरत कब पड़ेगी? इस डेटा को यूज करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। हम सेकंड लेक्चर में आगे देखेंगे। सो अब तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।